Hello my dear students, welcome to class 8 science lecture videos of मार्गदर्शन आरके क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लासेस में अगर हम लोग बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का कुछ हिस्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया और वहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा खासा स्टेजेस को रीच भी किया। एग्रीकल्चर आज का जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे के सारे, एग्रीकल्चर से पहले के जो भी टर्म्स थे, जो भी आपके टॉपिक्स थे, उसको हम लोगों ने डील किया। आज एग्रीकल्चर से शुरू कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे करते करते ये चैप्टर समाप्त की तरफ हो जाएगा। सो आपके लिए बेहतर होगा कि इसको आप अपने लेवल पे भी कंप्लीट करें। एग्रीकल्चर का मैं आज बेसिक्स तो बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे जो मेथड्स होंगे, इस मेथड्स के जो डिटेल है वो आज के वीडियोस में मैं स्किप करूँगा। मतलब आज के वीडियोस में मैं नहीं देने वाला हूँ। आपके पास क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्यों सर, क्या ऐसी वजह है, क्यों नहीं देना चाहते? तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ। उसका मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका उस इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स के बारे में ही होगा सिर्फ, ताकि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ों को यूज़ किया सके। क्योंकि मॉडर्न मेथड्स हमें पढ़ने हैं, उसके पहले वाला नहीं पढ़ना है। तो कुछ वहाँ पे जो भी मेथड्स हैं, आपका मेथड्स के लिए आप वेट कीजिए अगले वीडियोस का, इरिगेशन का। बाकी सारे इरिगेशन से टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे चीज़ यहाँ पे डिस्कस होंगे। सो चलिए करते हैं आगाज़। हमें जो पढ़ना है आज का जो टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। इससे पहले हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन मैन्योर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद का टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर का एक बड़ा सा हिस्सा, इरिगेशन। इरिगेशन किसको बोलते हैं दोस्त? इरिगेशन आप किसको बोल सकते हो? आप जरा गेस कीजिए, इरिगेशन किसको बोल सकते हैं हम लोग? इरिगेशन की बात अगर करते हैं तो जरा देखिए, खेतों को हम लोगों ने वो सारे के सारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स दे दिए, तो अब क्या होगा? अब उनको कुछ ऐसे चीज़ की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो जिंदा रह सके, जिनकी वजह से जो आपने दिया फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, तो वो सारे के सारे कामयाब हो सके। तो उसके लिए हम लोग को उस खेतों की सिंचाई करना पड़ेगा, इरिगेट करना पड़ेगा। तो इरिगेशन, पहली वर्ड जैसे बोलते हैं कि इरिगेट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन आता है कि इरिगेशन बोलते किसको हैं? व्हाट इज इरिगेशन कॉल्ड? तो इरिगेशन किसको बोलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इरिगेशन एक आर्टिफिशियल सप्लाई है वाटर का फार्म्स तक। मतलब अगर आपका जो खेत है उस वहाँ तक अगर आर्टिफिशियल तरीके से अगर पानी पहुँचा देते हैं, वहाँ पे वाटर पहुँचा देते हैं, तो इसको बोलते हैं इरिगेशन। मतलब इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू फार्म्स। लिख सकते हैं, इट इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू फार्म्स। मतलब कि अपने खेतों तक, अपने भूमि तक जहाँ पे आपने किसी फसल को उगाया है, उस तक अगर आप पानी पहुँचा देते हैं ताकि वो अच्छे से उसको सिंचाई किया जा सके, तो इसको क्या बोलते हैं? आपका इरिगेशन। इरिगेशन के जो मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें, मॉडर्न मेथड में है आपका आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। हालांकि इसके बहुत सारे मेथड्स पहले भी पढ़ने थे। ओल्ड मेथड थे जो कि अब नहीं पढ़ना आपको। ओल्ड मेथड्स आपको नहीं पढ़ना है, आपको मॉडर्न मेथड पढ़ना है। वहाँ पे बहुत सारे होते थे। सो मॉडर्न मेथड्स में अगर बात करें, इरिगेशन का जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो इसमें से आपका सिर्फ दो आता है। कौन कौन? एक है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, और दूसरा है आपका ड्रिप इरिगेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है
कि इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ, एक अलग से लेक्चर वीडियो से लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको इसके बारे में डिटेल के साथ दिया होगा। सो उसका इंतजार कीजिए और तब तक आगे वाला टॉपिक्स देखते हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में डिस्कस किया जाए तो जो वीडियोस है आज का लंबा हो जाएगा और इरिगेशन पे ही चला जाएगा। सो आगे की टॉपिक देखेंगे और ये चीज़ किस चीज़ का आप इंतजार करेंगे आएगा, उसके लिए वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। यू विल वॉच इन अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस नेम्ड इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर और ड्रिप। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। स्प्रिंकलर, स्प्रिंक मिस होता है छिड़काव, और ड्रिप मिस बूंद बूंद जो होता है। तो किस तरीके से होगा वो वहाँ पे वेट करेंगे, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। इरिगेट कर दिए हमने, फसलों को पटा दिया। पटाने का कोई भी तरीका हो सकता है सर, आप नहरों का इस्तेमाल ले सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से अपने फसल तक पानी पहुंचा देना है। आप मोटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी तरीका है आपको यूज कर लेना है वहाँ पे। अब तो हैंडपंप से आपका खेत तो पटेगा नहीं, आपका जो भूमि है, जो फसल वाला भूमि है, उसको तो पटाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और कल का यूज़ क्यों किया जाता है, हैंडपंप का यूज़ क्यों किया जाता है, कम वाटर के लिए। थोड़ा सा वाटर अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे हैंडपंप से काम चल जाता है। सो आगे का जो टॉपिक है हमारे पास वो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स। मतलब कि अपने क्रॉप्स को वीड्स और पेस्ट से बचाना। किस तरीके से बचाएंगे? अब फसल जो लगाए हैं उसमें बहुत सारे चीज़ लगते होंगे, बहुत सारे कीटाणु लगते होंगे, बहुत सारे घास लगते होंगे, बहुत सारे वीड्स लगते होंगे। तो इन चीज़ से कैसे बचाया जाए, इस चीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं अभी। मतलब जो अगला टॉपिक है आपका प्रोटेक्शन ऑफ weeds and pests। वीड्स और पेस्ट से अपने फसलों को कैसे बचाया, ज़्यादा ध्यान से देखिए। पहले तो आता है वीड्स और पेस्ट से बचाएंगे तब ना, पहले वीड्स और पेस्ट समझ जाएंगे। तो वीड्स क्या है? जो भी फसल हमारे, जो भी अनवांटेड फसल कहते हैं इसको, जो भी फसल हमारे मेन क्रॉप्स के साथ उग जाता है, ग्रो कर जाता है, जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि ग्रो करे, लेकिन अगर वो ग्रो कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं आप? वीड्स बोलते हैं। मतलब द अनवांटेड क्रॉप्स दैट ग्रोज अलोंग विथ आवर मेन क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स का अगर हिंदी वाले बोले तो होता है खरपतवार। मतलब जो फसल आपके मेन क्रॉप्स के साथ, जो आपके मेन क्रॉप्स के, द अनवांटेड क्रॉप्स दैट, हाँ, जो मेन क्रॉप्स के साथ आपके ग्रो कर जाते हैं फसल, उसको क्या बोलते हैं? आपका वीड्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये चीज़ क्यों इसको हटाने की जरूरत होती है? क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है ना सर, आप जो भोजन प्रोवाइड करते हो, जो फसल को भोजन प्रोवाइड करते हो, उन दो फसल के बीच में जो स्पेसेज है, जो टेम्परेचर उसको, जो सनलाइट उस पर पड़ रही है, उन सारे में वो हिस्सेदारी ले लेता है। वो आपका जो है, आपका वीड्स है, हिस्सेदारी ले लेती है, और जिसकी वजह से आपके फसल को रिक्वायर्ड अमाउंट में सनलाइट, स्पेस और भोजन, ये सारे चीज़ नहीं मिल पाते हैं। तो
तो क्या होगा, वो प्लांट्स, आपका जो मेन क्रॉप्स होगा कमज़ोर हो सकता है, वो ग्रो नहीं भी कर सकता है। अगर वीड्स मजबूत हो गया वहाँ आपके ये मेन क्रॉप से, तो हो सकता है वो प्लांट्स, आपका मेन क्रॉप्स खराब हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ से क्या करता है, इस चीज़ की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस वीड्स को हटाना पड़ता है। वहाँ पे क्या वो सारी चीज़ में हिस्सेदारी ले लेता है। तो हिस्सेदारी तो सर, अगर वो चीज़ है, मान लीजिए 5 kg आपने वो चीज़ किसी भी चीज़ को यूज़ किया, उसमें वीड्स है, तो आपका जितना चाहिए पर प्लांट्स को उससे कम मिलेगा पहले की तरफ से। पहले अगर मान लीजिए 5 kg अगर कोई चीज़ खाद है, मतलब एक स्मॉल प्लॉट पे आपका वो चीज़ किए हैं, खेती किए हैं, उसमें 5 kg ये 5 kg उर्वरक या फिर आप फर्टिलाइजर्स बोले, तो अगर इसका यूज़ करने से आपका काम चल जाता है। तो अब जब वीड्स ग्रो कर गया तो अब उतने में काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारे के सारे चीज़, बहुत सारे क्या हो जाए, वो यूज़ कर ले रहे हैं आपका वीड्स अपने आप को ग्रो करने के लिए। क्योंकि मिट्टी तो दो रंग नहीं करेगी ना सर, मिट्टी तो भेदभाव नहीं करेगी, मिट्टी दोनों के लिए वो ही प्रोवाइड करेगी। सो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मैनुअली अपने तरीके से किसी भी कोई भी मेथड्स को यूज़ करके उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। और वो हटाने का जो तरीका हो सकता है आपका मैनुअली हो सकता है, मतलब ट्रॉवल से यूज हटा सकते हैं। ट्रॉवल, TROWL, ये ट्रॉवल मीन्स होता है आपका जो खुरपी जो बोलते हैं उसको। दूसरी चीज़ आपका हैरो का यूज़ कर सकते हैं। हैरो मीन्स जो आपका लकड़ी का, देखे होंगे आपने, देखा होगा आपने कि ट्रैक्टर या फिर कोई भी चीज़ के पीछे जब खेतों की जुताई होती है तो उसके पीछे एक लकड़ी का बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं, लॉग होता है, लट्ठा होता है, जिसको पास कराया जाता है उस खेतों के ऊपर से, जिसको आप लोगों ने शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो उसका हिंदी होता है हेंगा। या फिर आप सीड ड्रिल्स का यूज़ कर सकते हैं, सीड ड्रिल्स का यूज़ सकते हैं, उसमें केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को रिमूव करने के लिए। तो वीड्स के पास, वीड्स क्यों हटाना जरूरी होता है, बिकॉज दे compete with the crops in terms of getting nutrients, sunlight and even space। ये सारे चीज़ को क्या करते हैं, इनमें अपना compete करने लगते हैं। और क्या होता है इसमें, weeds को कैसे हटा सकते हैं, weeds can be removed from the field by, कैसे, मैनुअली यूजिंग ट्रॉवल। दूसरी चीज यूजिंग हैरो, हैरो मीन्स हेंगा होता है। तीसरा चीज क्या हो सकता है, नीचे दिख रहा होगा आपको, हो सकता है यूजिंग सीड ड्रिल, with chemicals, सो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस चीज को क्या करने के, हटाने के। अब वीड्स को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप या फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द फार्म इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग किसको बोलते हैं, वीडिंग किसको बोलते हैं, वीडिंग, वीड्स को हटाने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, वीडिंग। आपका इस एक वीड्स बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, एक वीड्स बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जो कि जिसका बारे में बात करते हैं अगर,
जिसका नाम है अमेरेंथस। जो लोग खेती से रिलेटेड हैं उनसे जरा पूछिएगा कि अमेरेंथस क्या होता है, उनको सबसे अच्छे से पता है अमेरेंथस। अमेरेंथस का अगर हिंदी आप बोलेंगे, सर सब लोग इंग्लिश थोड़े जानते हैं, अमेरेंथस का हिंदी होता है चौलाई। ये आपके फसल के साथ बड़ी तेजी के साथ ग्रो करता है और हर फसल के साथ ही अपने आप को ग्रो कर लेता है लगभग, चाहे वो आपका पैडी हो या फिर आपका व्हीट हो, सबके साथ ये चीज़ अधिकांश ग्रो कर जाता है। जरा पूछिएगा, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ये जो वीड्स है। अब वीड्स को हटाने का जो सबसे कॉमन तरीका है, जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कॉमन तरीका है वो तो हाथ से यूज किया हटाया जा सकता है। अब केमिकल्स भी आते हैं, जो केमिकल्स वीड्स को रिमूव करते हैं या वीड्स को ख़त्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं वीडिसाइड्स। द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू रिमूव द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, गलत है। द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीडिसाइड क्या है? वीडिसाइड्स chemicals for removing weeds. The chemicals for removing weeds. weeds को हटाने का केमिकल्स हो जिसको बोलते हैं हम लोग वीड्स। जो केमिकल्स आपको वीड्स को हटा देता है, नष्ट कर देता है, उसको बोलते हैं आप वीडिसाइड्स। अब वीडिसाइड्स में जो सबसे कॉमन वीडिसाइड्स होता है आपका, आपने सुना होगा 2,4-D, ये आपका कॉमन वीडिसाइड्स है, मोस्ट कॉमन वीडिसाइड्स है, आप लिख सकते हैं इसको। और भी सारे कॉमन ये वीडिसाइड्स है, और भी सारे वीडिसाइड्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि आपका बोलते हैं डालापोन, आपका सिनियाजिन, पिक्लोरम। तो ये सारे के सारे कॉमन वीडिसाइड्स है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये सब लोग को पता है। जरा पूछ के किसी से ये चीज, ये क्या है आपका वीडिसाइड्स है, कॉमन वीडिसाइड्स, जो आपको मतलब खरपतवार नाशक। वीडिसाइड्स का अगर हिंदी बोले तो खरपतवार नाशक, जो नाश करता है खरपतवार को, वो ये केमिकल्स है। केमिकल्स का नाम है डालापोन, सिनियाजिन का स्पेलिंग शायद गलत है आपके यहाँ पे, पिक्लोरम। ये सारे के सारे चीज़ क्या होते हैं, हटाने में यूज़ किया जाता है। तरीका बहुत सारे हैं और हटाने के रास्ते बहुत तरह के से हैं। अब हटाना आपको है, मुझे तो है नहीं हटाना, तो मैं यहाँ से क्यों इन्वॉल्व हो जाऊँ। दूसरी चीज़ आते हैं हमारे वीड्स के बारे में समझा। एक चीज़ और होता है पेस्ट्स। पेस्ट्स क्या होते हैं सर, पेस्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेस्ट्स क्या होते हैं? पेस्ट्स में कीटाणु होता है, द इंसेक्ट्स दैट अटैक आवर क्रॉप्स एंड harm and damage them are called pests. इंसेक्ट्स तो बहुत सारे हैं ना सर, इंसेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे इंसेक्ट्स को पेस्ट नहीं बोलते हैं, वही उसी को पेस्ट बोलते हैं आपका कीट बोलते हैं, इसको हिंदी में शुद्ध बोलते हैं कीट। वैसे इंसेक्ट्स को बोलेंगे आप पेस्ट जो आपके फसल पे अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और उसको नुकसान करते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं। उन पर आपका इंसेक्ट्स क्या बोलते हैं, आपका पेस्ट्स बोलते हैं। और पेस्ट्स को भी हटाने का तरीका हो सकता है। पेस्ट को जिस केमिकल से हटाया जाता है वो आपका केमिकल्स, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव तरीका जो है पेस्ट को हटाने का वो है आपका केमिकल्स, क्योंकि पेस्ट को तो पकड़ में आएगा नहीं। जिस तरीके से घास हो जाएगा पकड़ में आ जाएगा, जो वीड्स होंगे पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन ये तो पकड़ में आएंगे नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, केमिकल्स का छिड़काव कर देंगे, जिसकी वजह से वो फसल के ऊपर बैठे ही नहीं।
फसल के ऊपर अगर बैठ जाता है तो उसके पत्तों को खा जाता है। जब पत्ते खत्म हो जाएंगे तो नुकसान करेगा, क्या होगा क्या वहाँ पे कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे भोजन नहीं बना पाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे अल्टीमेटली। दूसरे तरीके से हो सकता है वहाँ पे बैठ करके अपने एक्सक्रीटा से, मतलब एक्सक्रीटा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट से, जो पेस्ट होते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट से, उनके वेस्ट प्रोडक्ट में कुछ ऐसा केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फसल पे पड़ते ही फसल को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। मतलब इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, इस पेस्ट को हटाना पड़ता है उसके बॉडी से। क्रॉप के प्लांट से, आपका मेन जो क्रॉप प्लांट है वहाँ से क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। सो पेस्ट को हटाने का तरीका हो सकता है, जो केमिकल्स यूज किया जाता है पेस्ट को हटाने का, वो है, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। जो केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू डैमेज द पेस्ट और रिमूव द पेस्ट फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। पेस्ट का डिफिनेशन आपने देख लिया। अब पेस्ट को हटाने का, पेस्ट को कंट्रोल किसी भी तरीके से किया जा सकता है। पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड्स। पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड किसको बोलते हैं भाई, chemicals that are used to kill the pests are called पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक। कीटनाशक, अब जो कॉमन कीटनाशक है, जो आपका कॉमन पेस्टिसाइड्स है, उसमें से आपने नाम सुना होगा, आपके फैमिली के जो भी, फैमिली से रिलेटेड जो भी अगर बिलोंग करते हैं, फार्मिंग सेक्टर से, कृषि कार्य से बिलोंग करते हैं, तो उनसे पूछिएगा। एक नाम मैं बता रहा हूँ आपको, इंडोसल्फान, ये उनको पता होगा। दूसरी चीज आपका आता है सल्फर। सल्फर, ये यहाँ पे वो सल्फर नहीं है, तो ये चीज आपका क्या कॉमन पेस्टिसाइड्स है। ये आपका क्या है, कॉमन पेस्टिसाइड्स है। और भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये चीज आपका रहा, आपका पेस्ट्स का किस तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो है आपका, अब ये पेस्ट क्या करता है, जरा देखिए। पेस्ट करता क्या है, तो दो काम करता है। पहली चीज तो उस पेस्ट को नष्ट कर देता है, पेस्ट के साथ साथ उसके एग्स को भी और लार्वा को भी नष्ट करता है। मतलब पेस्ट का एक एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं। ये पेस्ट क्या करता है, kills the pests with the eggs as well as the larva। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर वीडीसाइड आप बताए हैं, वीडीसाइड्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, क्या करता है ये चीज पर, तो इस पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ऐसा, क्या ये प्लांट्स को क्षति नहीं पहुंचाता है? नहीं, दोनों के दोनों क्षति नहीं पहुंचाता आपके प्लांट्स को। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके मेन क्रॉप्स को कोई क्षति पहुंचाता नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं को पहुंचाता है जिसको टारगेट किया गया होता है। ये क्या करता है, उस पेस्ट को तो नष्ट करेगा ही, उस पेस्ट को तो नष्ट करेगा, उसके साथ साथ जो उसके अंडे होते हैं और अंडे को भी नष्ट करेगा, और उसके साथ जो उसका लार्वा स्टेज में अभी पेस्ट होता है, ग्रो कर रहा होता है, उसको भी नष्ट कर देता है। जो बच्चे होते हैं पेस्ट्स के, वो भी उसको भी क्या करता है, नष्ट कर देता है जब प्लांट्स पे छिड़काव किया जाता है। मतलब पेस्टिसाइड्स and weedicides do not affect the main crops।
मेन क्रॉप्स को ये अफेक्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट करते हैं। इट ओनली अफेक्ट्स द टारगेटेड एजेंट। जिसको टारगेट किया गया होता है, जिसको टारगेट किया गया होता है उसी को क्या करते हैं ये चीज, आप ये चीज क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। मतलब टारगेटेड किसको किया जाता है, तो पेस्ट्स को टारगेट किया जाता है, आपका वीड्स को टारगेट किया जाता है, उन्हीं को नष्ट करते हैं, बाकी प्लांट्स को आपको नष्ट नहीं करते हैं। क्योंकि प्लांट्स के पास अच्छे खासे आपके वो सारे के सारे इम्यून्स, उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, उनसे लड़ने की शक्ति होती है। तो ये पेस्टिसाइड्स क्या है, पेस्टिसाइड्स का किस तरीके से यूज होता है, ये चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया। उसके साथ साथ आता है जो अगला हमारे टॉपिक्स है, किस तरीके से यहाँ पे बचाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ये तो पढ़ा हम लोगों ने। अगला टॉपिक जो है हमारा, चलिए हम लोगों ने फसल को बचा लिया, फसल पक गया, अब क्या करेंगे, उसको हार्वेस्टिंग करेंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा हार्वेस्टिंग है। अगला जो टॉपिक हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं? जब फसल पक जाता है सर, तो उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है, और काट करके गैदरिंग किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। मतलब लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऐसे क्रॉप्स को जो मैच्योर हो चुके हैं, द मैच्योर crops is called harvesting। मतलब जिस प्रोसेस से आपके फसल को काट करके उसको इकट्ठा किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारी चीज यूज हो सकते हैं। हार्वेस्टिंग करने में जो दो प्रोसेसेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो है आपका एक थ्रेशिंग, थ्रेशिंग एक प्रोसेस है, और इसके साथ एक आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है, जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किया जाता है यहाँ पे, ये है आपका कंबाइन हार्वेस्टर। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि ऊपर वाला को डिफाइन भी करना होगा। कंबाइन हार्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है इस समय। अगर देखेंगे तो खेतों में ये चीज़ अभी चल रहे होते थे, आपके जब फसल की कटाई होती थी, फसल की कटाई होने में आपके चलते हैं ये। थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है, थ्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे आपने गेहूं देखा है ना, गेहूं देखा है तो गेहूं में आपने क्या देखा होगा कि गेहूं या फिर चावल देखा होगा, तो वहाँ पे जो फसल हम लोग काट के लाते हैं उसको जो अलग कर देते हैं, जो उसको अलग कर देते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, आप अगर बात करते हैं यहाँ पे, जरा इसको अगर फिगर की ये मदद से दिखाए, तो अगर मान लीजिए ये क्रॉप्स है, ये प्लांट्स है जो काट के लाए हैं, इसमें से आपका यहाँ पे फसल लगा हुआ है, फसल लगा हुआ है यहाँ पे पूरी तरीके से, इधर भी लगा हुआ है, ये कवरिंग में रहता है ये चीज। अब एक एक फसल को काटिएगा, एक एक फसल को काटिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक फसल को काटिएगा तो क्या होगा, मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इस प्लांट को ही पूरी तरीके से, मतलब इसका क्या बोलते हैं, फ्रूट जो बोलते हैं, फ्रूट या प्रोडक्ट को निकालने की कोशिश की जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक एक फसल को ये करने में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लांट, ये जो मैच्योर प्लांट है, इसको नीचे से ही क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, यही से जमीन के नज़दीक से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। अब कट कर देते तो है क्या है, आपका ये जो आपका सूखा हुआ पार्ट है, सूखा हुआ पार्ट है स्टेम का, वो भी आपके प्लांट्स के साथ है, ये ग्रीन्स के साथ है। तो क्या करते हैं, इसको दो तरीके से हो सकते हैं, या फिर मैनुअली इसको अलग कर सकते हैं घर पे लेके जा करके उसको फील्ड में,
या फिर ट्रैक्टर का नाम सुना होगा, ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर को क्या करते हैं, जो फसल होता है पूरी तरीके से नीचे नीचे आपने के जमीन पे पूरी तरीके से बिखेर देते हैं, और इसके ऊपर से ये ट्रैक्टर्स को रन करा देते हैं। ट्रैक्टर्स को रन जब करा देते हैं तो आपका जो मेन आपका फूड है, जो आपका मेन क्रॉप्स का जो ग्रेन्स होता है, अनाज होता है, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और आपका ये जो क्रॉप्स का ये चीज़ जो हिस्सा है, आपका सूखा हुआ हिस्सा, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये तरीका है उसको अलग करने का। दूसरी चीज़, अब जब फसल अलग हो गया, मतलब जैसे सपोज कीजिए ये आपका फसल अलग हो गया, ये फसल जो अलग हो गया, ये फसल जो अलग हो गया, इसको क्या करते हैं, अब इसको हटाना है। इसके ऊपर भी आप देखेंगे एक कवर है, एक कवर है, तो वैसे तो हम लोग यूज करेंगे नहीं, तो उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। कैसे हटाते हैं जरा ध्यान सुनिए। उसको किसी मशीन में यूज करते हैं, चाहे वो थ्रेसर हो गया, आपका थ्रेसर हो गया, या फिर कोई भी मशीन में क्या करते हैं, उसको डालते हैं। अब उसके ऊपर वाला क्या करता है, वो मशीन क्या करता है, उसके ऊपर वाले कवरिंग को हटा देता है। मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द आउटर पार्ट ऑफ द मेन ग्रेन्स, जिसको हम लोग चाफ बोलते हैं, CHAFF, जिसको बोलते हैं भूसी, तो इसको हटा देने का प्रोसेस क्या बोलते हैं, आपका थ्रेसिंग बोलते हैं। मतलब थ्रेसिंग यहां से लिख सकते हैं क्या, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन्स from the scaly inedible chaff. The process of removal of edible parts of grains from the inedible scaly क्या, inedible scaly chaff is called threshing. मतलब फसल के ऊपर से जो आप मशीन में डालते हैं तो क्या करता है, उसके ऊपर वाले पोर्शन को हटा देता है और खाने वाले पोर्शन को अलग कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, आपका भूसा वाला जो पोर्शन होता है, ऊपर वाला कवरिंग जो होता है, जो स्केली होता है, स्केली कहने का मतलब परतदार आप देखे होंगे, वो उसको हटा देना। धान के ऊपर वाला अगर बात करें तो ऊपर वाला हटा देना, गेहूं के ऊपर वाला हटा देना कवरिंग को, जिसकी वजह से गेहूं जो मेन क्रॉप्स है हमारा, जो मेन ग्रेन्स है आपके पास आ जाए, अब उसको आप यूज कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर यूज किया जा सकता है, बहुत सारे प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, आपको दो प्रोसेस करना पड़ता है। एक तो आपको काटना पड़ता है, इकट्ठे करना पड़ता है, और फिर उसको अलग करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें एक मशीन की, जिस मशीन का मैंने अभी यहाँ पे नाम दिया था कंबाइन हार्वेस्टर, नाम में ही इसका लिखा है क्या, हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर। ये क्या है, एक मशीन है, एक फार्म से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड एक मशीन है जो दो काम करता है, दोनों के दोनों, थ्रेशिंग का भी काम करता है आपका, और आपका ये आपका कटिंग का भी काम करता है। मतलब कट भी करता है और थ्रेशिंग भी करता है। It is a farm machine which does the both harvesting as well as
क्या, थ्रेसिंग। ये हार्वेस्टिंग करता है, मतलब काटता है, इकट्ठा करता है। आपने हार्वेस्टर देखा होगा, हार्वेस्टर जिसको कि पार्टिकुलरली अगर पूरा नाम बोले तो उसको कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्टिंग करता है, काटता है, उसको इकट्ठा करता है। दूसरी चीज़ क्या करता है, उसका थ्रेसिंग भी करता है। गेहूं का सबसे बढ़िया चीज़ एग्जांपल इसमें गेहूं देख लीजिए। गेहूं का जब काटता है तो उसके ऊपर वाला कवरिंग को हटा देता है। लेकिन अगर बात करते हैं धान के केस में, तो धान के केस में एक प्रोसेस उसमें कमी होती है, क्योंकि ऊपर वाला जो कवरिंग होता है उसका नहीं हटा पाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मेहनत पड़ जाता है। आगे क्या होता है, उसको करना पड़ता है, मशीन में उसको हटवाना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे यही वाला प्रोसेस कर रहा है, थ्रेसिंग तो कर रहा है, लेकिन इंटरनल थ्रेसिंग नहीं कर रहा है। किसमें, आपका पैडी के केस में। बाकी सारे में वो करता है, बाकी सारा सही है, लेकिन पैडी के केस में इंटरनल थ्रेसिंग नहीं करता है। अंदर वाला जो थ्रेसिंग होता है वो नहीं करता है, बाकी सारा सही है। तो मतलब ये हार्वेस्टिंग, ये कंबाइन हार्वेस्टर क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर एक मशीन है जो फार्म से रिलेटेड है। फार्म मशीन मैंने लिखा, मतलब कि कृषि कार्य से रिलेटेड एक मशीन है जो क्या करता है, दोनों के दोनों काम को एक साथ करता है, थ्रेशिंग के काम को भी और आपका हार्वेस्टिंग के काम को भी। इसीलिए ये ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे आपको हार्वेस्टिंग करने की जरूरत है और यहाँ पे हार्वेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों होता है। इसीलिए जो किसान होते हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं हार्वेस्टर्स का। एक टर्म्स आता है विंड विनोइंग। It is a method of separating grains from its chaff by throwing it out in the air. आपने बचपन में वो देखा होगा, या फिर आप अभी भी गांव पे जाते होंगे, अपने गांव में जब ट्रैवल करते होंगे, यात्रा करते होंगे, या फिर अभी तो आप गांव में होंगे इस सिचुएशन में, तो इस समय क्या होता है, आप देखे होंगे कि जब फसल कटने का टाइम होता है, अभी तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो कब होता है, जब फसल कटने लगते हैं। फसल कटने के बाद क्या होता है, आपके पास एक बहुत बड़ा मशीन होता है जिसमें पंखे होते हैं, डैने होते हैं। और ये जो होता है एक मशीन से नीचे से कनेक्टेड रहता है। अब इस पे नीचे पुली मोटर रहता है, फिट रहता है, या फिर मोटर नहीं भी फिट रहता है। दो तरह का होता है। मोटर फिट रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो मोटर चालू होता है तो ये चीज़ क्या होता है, पूरी तरीके से बहुत तेजी तरीके से मूव करता है। जब मूव करता है तो आगे बहुत ज़्यादा हवा मिलता है। जब हवा आती है वहाँ से, तो जब हवा आती है वहाँ पे, जब एयर को फोर्स किया जाता है बाहर आने के लिए इधर इसके आगे, तो क्या कहता है, जो थ्रेसिंग किया हुआ है, जो थ्रेसिंग किया हुआ है उसके चाफ को हटाया गया है। उस चाफ को हटाया गया फसल को देखिएगा क्या किया जाता है, आगे उसके ऊपर से थ्रो किया जाता है। अब वो आगे ऊपर से जब थ्रो किया जाता है, जब फेंका जाता है, गिराया जाता है नीचे की तरफ, तो जो लाइटर पार्टिकल है, जिसको चाफ है, जो भूसी है, वो क्या होता है, अलग हो जाता है। और जो भारी पार्टिकल्स होता है, जो मतलब हमारा मेन क्रॉप्स है, मेन ग्रेन्स है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये क्या है, सेपरेशन करने का एक प्रोसेस है। मतलब लिख सकते हैं, wind winnowing is a method of separating grains from chaff by throwing the mixture into air with the help of machines. wind winnowing क्या लिखेंगे आप, it is a method of separating क्या, it is a method of separating the main grains from chaff by throwing the mixture into
द एयर विथ अ, ये मशीन है ना, विनोइंग फैन, पंखा, थ्रेशर का यूज, थ्रेशर आपने नाम सुना होगा, थ्रेशर। थ्रेशर में जब वो चीज़ होता है आपका, तो आपने देखा होगा कि उसमें आप ऑटोमेटिकली उसमें करते हैं, क्योंकि उसमें अंदर पंखा होता है, विनोइंग फैन होता है। लेकिन अगर बात करते हैं आपका इस केसेस में क्या बोलते हैं कि जब एक और मशीन होता है जिसको बोलते हैं आप लोग हर, या फिर कुछ और कुछ नाम उसका बोला जाता है, अभी याद नहीं आ रहा है वो चीज़, जिसको वो मशीन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, आप नाम नोट कर लीजिएगा। जो मशीन होता है उसमें जब आप धान को डालते हैं, जो पैडी को डालते हैं ऊपर से, पैडी के ग्रेन्स को, तो क्या करता है नीचे जब वो चीज़ निकलता है वहाँ से, तो चावल निकलता है और चावल के साथ साथ उसका जो भूसी होता है एक साथ मिक्सड होता है। चावल और भूसी जो होता है उसका मिक्सड होता है। तो उस मिक्सड वाले भूसी को, उसके अंदर एक फैन होता है, उस मशीन के अंदर फैन होता है जो क्या करता है, अलग कर देता है, उसमें पहले से है। लेकिन आप देखेंगे जब ये धान काटे जाते हैं, तो धान काटने के बाद मैंने बोला कि ट्रैक्टर को उसको रन कराया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब मेन ऊपर वाला हटा दिया जाता है, जो बड़ा बड़ा जो ये आपके प्लांट्स का वो स्टेम है, तो जो सूखा हुआ स्टेम होता है उसको जब हटा दिया जाता है, हटाने के बाद क्या होता है कि अब इतना कस के, इतना भारी ट्रैक्टर्स उसके ऊपर जब पार किया, तो हुआ क्या वहाँ पे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी कुछ टूट गया है। तो अब वो क्या हो गया, वो आपके मेन ग्रेन्स के साथ मिक्स हो गया है, मतलब मिक्सचर बन गया है आपके चाफ और किसका, चाफ और उस मेन ग्रेन्स के। तो अब उसको अलग करना है, तो एक एक तो चुन करके हटाएंगे नहीं, मुश्किल होगा। तो इस मशीन के सामने जब रखा जाता है, जब हवा चलती है, दो तरीके से मशीन काम करती है। एक तो आप इसको मोटर से अब रन कराइए, या फिर ऑटोमेटिकली भी रन करती है। कब, जब हवा चल रही होती है। तो जब हवा चल रही होती है तो इसके आगे ये चीज़ अगर रहता है तो वो हवा चल जाती है, मैनुअली हाथ से भी चलाया जाता है, या फिर आपका मोटर से, मैंने तो बोला मोटर वाला ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अपने हिसाब से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। टाइम आपका होगा, सब कुछ आपका होगा वहाँ पे। तो उस समय पे क्या होता है, उसको जब ये चीज़ किया तो उसके आगे सामने रखा जाता है, तो आपका जो मेन ग्रेन्स है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, और जो हल्का होता है, जो चाफ होता है वो हल्का होता है, तो वो थोड़ा सा दूरी पे जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, मेन ग्रेन्स हमारा चाफ से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये सेपरेट करने का मेथड है क्या, विंड विनोइंग, विंड विनोइंग। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारे पास है, वो लास्ट टॉपिक है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है वो देख लेते हैं। मतलब हम लोगों ने फसल काट लिया, फसल को अलग कर लिया, उसका मेन ग्रेन्स निकाल लिया, अब क्या होगा, हमारे पास स्टोरेज आएगी, मतलब उसको इकट्ठा करना होगा। एग्रीकल्चरल स्टेप्स में जो पहला लास्ट स्टेज है आपका स्टोरेज है। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज मैं बताता हूं आपको, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टोरेज मीन्स होता है इकट्ठा करना उस चीज को, मतलब जो फसल्स आपने निकाले हैं, जो फसल से ग्रेन्स आपने निकाला है, उस ग्रेन्स को आप या तो ग्रेनरीज में या फिर सिलोज में स्टोर करते हैं। किससे, टू प्रिवेंट, या फिर टू सेव फ्रॉम, टू मेक द क्रॉप, टू मेक द ग्रेन्स सेव फ्रॉम, किससे बचाने के लिए, रोडेंट्स, आपके जर्म्स, इंसेक्ट्स, इन सारी चीज़ से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको ग्रेनरीज या फिर आपका सिलोज में स्टोर करते हैं। सिलोज क्या होता है, ग्रेनरीज में अन्नागार होता है जहाँ पे अन्न को रखा जाता है, और सिलोज आप देखे होंगे घर में बहुत बड़े कोठिला की तरह का, ये स्टील का या फिर आपका ये किसी भी चीज़ का, मतलब किसी मेटल्स का बना बनाया आता है, उसमें आपको ग्रेन्स को रखा जाता है।
तो ये इस चीज में रखते हैं इनसे बचने के लिए, ताकि बच जाए। रोडेंट्स, मूसक जिसको बोलते हैं, चूहे वह ना लग जाए वहाँ पे, तंग वो नुकसान ना हो जाए उसका फसल का, तो उससे बचने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। स्टोरेज मतलब स्टोरेज क्या लिख सकते हैं, मतलब लार्ज स्केल में जब आपका भोजन होता है, ये ग्रेन्स होता है, लार्ज स्केल में होता है बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ क्या, ग्रेन्स। इन लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन granaries or silos to make the grains safe from rodents, germs और insects। ये चीज़ है आपका स्टोरेज करने का प्रोसेस। स्टोरेज कर लिया आपने, सारा का सारा चीज़ प्रोसेस हो गया। सो आज बस इतना ही, आगे के प्रोसेस को अगले दिन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉर एवर एंड बी हैप्पी फॉर एवर।